सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज विद राज को और जुड़ जाइए हमारे साथ कहानियों के एक अनोखे सफर में। और कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक मुलजिम को कटघरे में खड़ा किया गया, उसके मकान मालिक को खून करने के इल्जाम में। उसे खून करते हुए बहुत लोगों ने देखा था, पर फिर भी मुलजिम ये दावे के साथ कह रहा है कि उसने खून नहीं किया। तो अगर आप होते तो आप किसकी बातों का भरोसा करते? कटघरे में मुलजिम की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगे मिस्टर रॉय, यस मिलॉर्ड, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। प्रदीप बाबू, आप धारा 302 के तहत मुजरिम पाए गए हैं। छी छी, अपने ही मकान मालिक सूर्य प्रताप जी का खून करते वक्त आपके हाथ जरा से भी नहीं कांपे। सारे पैसे और जेवर आपने हथिया लिए हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। मिलॉर्ड, मुलजिम को सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी। अदालत में सबके निगाहें तब सिर्फ कटघरे पर थी। एक सफेद खूबसूरत चेहरा, दो खूबसूरत आंखें और उम्र 40 साल के आसपास, मिस्टर प्रदीप जोशी। मिस्टर रॉय एक मशहूर और जाने माने एडवोकेट, सर पे काले सफेद बाल, आंखों पे चश्मा और एक गंभीर सा चेहरा, कानून का जाल बुनने में माहिर। उनके सवालों से बच के निकलने का किसी को रास्ता नहीं मिलता। खामोश अदालत में अचानक से कटघरे में खड़े होकर मुलजिम ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया, सब झूठ है मिलॉर्ड, सब झूठ है। ये कहते कहते कटघरे में खड़ा वो इंसान रोने लगा। जज की तरफ देखते हुए एडवोकेट मिस्टर रॉय ने चिल्लाते हुए एक बार फिर से कहा, आंसुओं के पानी से पाप धुल नहीं जाते मिलॉर्ड, इस खून के चश्मदीद गवाह हमारे साथ है। मिस्टर रवि पांडे, आप प्लीज इस दूसरे कटघरे में आकर उस दिन आपने जो जो देखा था सब कुछ हमारे जज साहब को बताइए। जी सर, उस दिन बहुत तेज तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। तब शाम के 7 बज रहे थे। मैं उस मकान का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। अचानक बिजली चली गई। तभी एक चीख सुनी मैंने दौड़ के जाकर देखा कि मिस्टर सूर्य प्रताप ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनकी पीठ पर तेज धार वाला चाकू घुसा हुआ था और उस चाकू से वो दरिंदा उन पर बार बार हमला कर रहा था। जज ने पूछा, आपने ध्यान से देखा था? यस मिलॉर्ड, शेर के पंजों की तरह थोड़ा सा मुड़ा हुआ तेज धार वाला वो चाकू और चॉकलेट कलर का उसका हैंडल। गवाह की तरफ देखकर मुलजिम चिल्लाने लगा, नहीं सर, ये सब झूठ है। उस वक्त मैं उस जगह पर ही नहीं था। मैं तब पूजा करने मंदिर गया था। मैं एक शुद्ध ब्राह्मण हूँ सर। गीता पर हाथ रखकर मैंने सच बोलने की कसम खाई है मिलॉर्ड, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। भगवान सब देख रहे हैं। अपने काले कोट को ठीक करते हुए मिस्टर रॉय ने कहा, फिर तो यहां भगवान को बुलाना होगा। मुलजिम ने कहा, हाँ, भगवान ही बचाएंगे। ये ऑनर, ये सिक्योरिटी ऑफिसर पांडे झूठा बयान दे रहा है। उसकी आंखें शायद धोखा खाई होगी। क्या देखते हुए क्या देख लिया होगा उसने, वो मुझे नहीं पता। मिस्टर रॉय ने बात को काटते हुए कहा, क्या आंखें सही नहीं है? जानता था आप यही कहेंगे। मिलॉर्ड, ये है फेमस आंखों के डॉक्टर मिस्टर मिश्रा का प्रेस्क्रिप्शन। देखिए सर, विजन नॉर्मल 6/6। प्रेस्क्रिप्शन पहले ही आपके टेबल पर पेश कर चुका हूं। ये कहते कहते अपने आप पर नाज करते हुए उन्होंने चारों तरफ देख लिया। कहाँ है मुलजिम के वकील मिस्टर अशोक पाठक? क्या केस को ठीक से सजा नहीं पाए? डर के भाग गए? मिस्टर रॉय ने कहा। जज साहब ने कहा, प्रदीप बाबू, सुना है आपके वकील बीमार हैं, इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। आप लीगल एड फोरम में दरख्वास्त कर सकते हैं। वो आपको डिफेंड करने के लिए किसी को जरूर भेजेंगे। आपने सही कहा मिलॉर्ड। वैसे भी डिफेंस करने का क्या फायदा? उस चाकू के हैंडल पर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे, जिसकी कीमत मार्केट में करोड़ों में है, और छोटे छोटे ड्रॉर में थे लाखों रुपए के चेक। वो सभी इन्होंने हथिया लिए हैं, प्रमाण है मेरे पास। प्रदीप जोशी ने डरते हुए कहा, झूठ है मिलॉर्ड, सब झूठ है। अचानक अदालत में
थोड़ी खुसुर फुसुर होने लगी। जज साहब के सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया, वकील के पोशाक में, और साथ में एक लड़की। जज साहब ने कहा, यस मिस्टर, यू कैन डिफेंड। क्लार्क के पास अपना सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए और साथ में बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी। मिस्टर रॉय को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए चश्मा उतारकर उसे साफ करके उन्होंने उसे दोबारा पहन लिया। हाँ, विवेक, मिस्टर अशोक पाठक का बेटा। तब तक कटघरे की तरफ बढ़ चुका था विवेक। एक काला कोट पहना हुआ, गंभीर सा चेहरा, देखने पर लगता है कि 10th क्लास का स्टूडेंट होगा। पर लॉ कॉलेज में मिस्टर रॉय ने ही उसे पढ़ाया था, पर उन्हें ही नहीं पता कि उसने कब लॉ पास कर लिया। खैर, विरोधी को धमकाकर नर्वस कर देना मिस्टर रॉय की हमेशा की आदत है। अपने चश्मे को हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, बिल्कुल दूध पीता बच्चा है ये, कानून समझने में वक्त लगता है। पहले 2-4 सवाल जवाब तो सुन ले, जूनियर होकर पेपर वर्क तो सीख ले। अभी अभी लॉ पास हुआ है, उसे कानून का नॉलेज कहाँ। विवेक की आंखें जैसे चमकने लगी। मिस्टर रॉय, डोंट इंसल्ट माई प्रोफेशन। मेरे पिता एक वकील है, कानून मेरे रगों में दौड़ता है। आई एम अ सन ऑफ अ लॉयर। और आप तो एक मूची के बेटे हैं, तो कानून मैं नहीं तो क्या आप समझेंगे। मिस्टर रॉय गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। मतलब मैं मूची का बेटा हूं? क्यों? आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा जूतों का कारखाना है। फ्लैट शू का नाम कौन नहीं जानता। आपके पिताजी जूते बनाने में एक्सपर्ट है, तो आपके पिताजी मूची नहीं तो और क्या है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। देखो विवेक, एक बात कान खोलकर सुन लो। मिस्टर रॉय, आप ध्यान से सुनिए। अदालत में आप मेरे प्रोफेशनल विरोधी है, टीचर नहीं। इसीलिए मुझे यहाँ नाम से बुलाने का कोई भी अधिकार आपको नहीं है। यस मिलॉर्ड, ये मेरा पहला केस है। मुझे मेरे टीचर मिस्टर प्रदीप जोशी को बचाने के लिए ये केस लेना ही पड़ा। विवेक ने कहा, बात बिल्कुल सही है, खूनी को बचाना होगा, पर बचाने का वो रास्ता बिल्कुल बंद है। ये तो आप समझ ही सकते होंगे मिस्टर पाठक। मिस्टर रॉय ने कहा, योर ऑनर, वो कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? ये बात अदालत का फैसला कहेगा, पर मुझे लगता है मिस्टर जोशी बेकसूर है। विवेक ने कहा, आपने मिस्टर पांडे का बयान नहीं सुना? वो इस केस के चश्मदीद गवाह है, फिर भी आप एक सच्चाई को झुटलाने में लगे हुए हैं। झूठ को सच और सच को झूठ जो जितनी खूबी में बदल सकता है, वो उतना ही बड़ा वकील होता है। आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर मैं नहीं। विवेक की यह बात सुनकर अदालत में सभी हंसने लग गए। जज साहब अपने लकड़ी के हथौड़े को ठोकते हुए कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। आज की कार्रवाई को यही मुलतवी की जाती है। 7 दिन बाद फिर से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। विवेक ने मुल्जिम के सारे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और कागजात देखने चाहे। जज साहब खड़े हो गए। यस, आप उनके फाइल्स को देख सकते हैं मिस्टर पाठक। मिस्टर रॉय अचानक से चौंक उठे, कहने लगे, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। जज साहब ने कहा, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, यू कैन टेक फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। विवेक ने कहा, कैन आई स्पीक टू माई क्लाइंट। जज साहब तब तक जा रहे थे, पर रुककर वो पीछे मुड़े। यस, बट ओनली फॉर 10 मिनट्स। मुल्जिम के कागजात को विवेक देख रहा था, और साथ में वो लड़की मिस दीप्ति अग्रवाल। आजकल नई टेक्नोलॉजियों का ज़माना है। डिजिटल कैमरा का फ्लैश बार बार चमक रहा है। अब सारे कागजात इस छोटे से बॉक्स में बंद है। अब सिर्फ लैपटॉप पर स्कैन करके देखने की देरी है। मिस्टर रॉय को देखकर दीप्ति ने अपना हाथ हिलाया। उसके बाद काम खत्म होते ही वो दोनों दूसरी मंजिल से नीचे उतर गए। एक करोड़पति का भाई भी करोड़पति ही होगा, ये तो आम बात है। ढलते दोपहर में पहुंच गए अमित माथुर। बहुत ही शानदार और आलीशान एक अपार्टमेंट है भानु प्रताप का। मरे हुए सूर्य प्रताप जी का एक लौता भाई। अच्छी तरह से सजाया हुआ ड्राइंग रूम। उस अनजान शख्स ने कहा, मैं अमित माथुर, एक रिपोर्टर। मैं NN मतलब नेशन न्यूज़ 24/7 से आया हूँ। सूर्य प्रताप जी के केस ने चारों तरफ तहलका मचा दिया है, इसीलिए हमारे चैनल की ओर से
मैं इन्वेस्टिगेशन करने निकला हूँ। बिल्कुल कीजिए। हम भी चाहते हैं कि ये केस अखबार और न्यूज़ के ज़रिए चारों तरफ फैल जाए। खूनी प्रदीप जोशी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पर पहले आप ये बताइए कि आप क्या पिएंगे, सॉफ्ट या हार्ड ड्रिंक? भानु प्रताप ने कहा। अमित माथुर ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया, पर नहीं, अल्कोहल्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। आपके हाथ में मुझे एक सोने का सिगरेट केस दिख रहा है, किंग साइज और फॉरेन का ब्रांड। नहीं नहीं, मैं स्मोक नहीं करता, आप भी छोड़ दीजिए। बड़ा सा अपार्टमेंट, आंखों में एक चश्मा जिसका फ्रेम सोने का बना हुआ और उंगलियों में हीरो की अंगूठी। देखने जैसा शरीर है भानु प्रताप का, तलवार जैसी मूछें और दिखने में किसी राजा से कम नहीं लगते। बड़े भाई की बातें करते हुए उनके आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि बचपन में हम बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। मैं और मेरे भैया एक अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं। यस भानु जी, आई नो दैट। पर आपको कैसे पता चला कि वो खून हुए हैं? वो तो मल्टी करोड़पति थे। रिपोर्टर अमित ने पूछा। हाँ माथुर जी, 11 साल की उम्र में भैया जहाज़ी मजदूर बनकर विदेश चले गए। उसके बाद से उनकी किस्मत चमकने लगी। बिजनेस, सोचा नहीं था कि वो लौट आएंगे, पर 20 साल बाद लौट कर आए। अपनी सारी दौलत उन्होंने उस आश्रम के नाम कर दिया। और आप इस फैसले से खुश नहीं थे? जी बिल्कुल था। भैया के जैसे महान आदमी कितने ही लोग बन पाते हैं। शादी वादी नहीं की उन्होंने, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने मेरे लिए। जहाज़ कंपनी में मेरी नौकरी, और वो भी विदाउट एनी इंटरव्यू। कई जगहों को मिलाकर कुल 6 मकान, 3 मछली भेड़। देश विदेश में मेरे हीरे जवाहरातों का बिजनेस, सब कुछ मेरे भैया की बदौलत। न्यूयॉर्क में मेरी वाइफ रहती हैं, बिजनेस संभालती हैं। मुझे पता है मिस्टर भानु प्रताप, आपकी वाइफ पंजाब से है, मिसेस मनप्रीत सिंह। वैसे भी आपकी वाइफ का और मेरा घर एक ही गांव में है। थोड़ा रुककर वो फिर से कहने लगे, हीरे जवाहरात हमारा फैमिली बिजनेस है, उसी के कारण हमें देश विदेश में घूमना पड़ता है। मनप्रीत जी से कल ही मेरी बात हुई थी। सुना है आपके पास बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले कलम हीरे हैं। वो हीरे शापित है, उसे बेच दीजिए। क्या आप खरीदना चाहते हैं? पर वो तो करोड़ों का मामला है। भानु प्रताप ने कहा। जी भानु जी, मेरे पास खुद का एक क्लाइंट है, बस नकली नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए खड़े हो गए भानु प्रताप। अलमीरा के एक ड्रॉर से एक छोटी सी थैली निकालकर उन्होंने अमित जी के सामने पकड़ा। आंखों में लेंस लगाकर हीरे देखते देखते अमित जी ने कहा, ओ जी नहीं जी नहीं, मुझे हीरे की बहुत अच्छी परख है। ये सब इमिटेशन है, नकली। मुझे असली वाले दिखाइए। हो करके हंसने लगे भानु प्रताप और एक छोटा सा बैग निकाल के सामने रख दिया और उस बैग का चेन भी खोल दिया। एक हीरे को अमित जी ने हाथ में लिया और कहा, यस, ये असली है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि हर एक हीरे के पीछे 7 लिखा हुआ है। 7 आपके भैया का लकी नंबर था, इसीलिए हर एक हीरे में वो नंबर डिजाइन करके रखते थे। भानु प्रताप हैरान हो गए। आप तो सब कुछ जानते हैं। एक रिपोर्टर के लिए कुछ भी अनजान नहीं रहता। अभी उसको साइड में रख दीजिए, वो मेरे साइड बिजनेस की बात है, उसे लेकर हम बाद में बात करेंगे। मैं होमवर्क करके ही आया हूं। ये देखिए, आपके भैया जहां रहते थे, पिछले 12 साल से वो यही रहते थे। थोड़ा सा रुक के उन्होंने फिर कहा, यह है आपका घर, बहुत ही साधारण सा 1 मंजिला मकान, बगल में 2 फ्लैट और बीच में एक पार्टीशन। पार्टीशन और मकान के बीच में एक मोटा सा नारियल का पेड़। भैया और आप दोनों के ही फ्लैट में 2-2 रूम हैं। गेट को पार करके घर में आते ही सामने बाएं तरफ के रूम में वो रहते थे। ये देखिए भानु जी, लैपटॉप पे मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। उनके घर में आने के लिए सीढ़ी पर पैर देते ही हैरान होना पड़ता है। सामने ही कोलैप्सिबल गेट और जंगली पौधों की डाली से घिरा हुआ एक छोटा सा बागीचा। उसमें कितने तरह के फूल हैं, गिनकर ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। पीछे की तरफ एक और कमरा। जी अमित जी, आपने ठीक कहा। पीछे के कमरे में ही भैया का सेक्रेटरी प्रदीप रहता था। हिसाब किताब में भैया हमेशा से ही कच्चे थे। हम जिस आश्रम में रहते थे, वहाँ के पुजारी ने ही प्रदीप को भैया के काम के लिए भेजा था। उन्होंने कहा था कि तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, वो तुम्हारा काम, हिसाब किताब
लाखों रुपए का कारोबार है तुम्हारा, फॉरेन से डॉलर आते हैं, बैंक में जमा करने का काम है। प्रदीप जोशी एक शुद्ध ब्राह्मण है, वो तुम्हारा एक एक पैसों का हिसाब रखेगा। पर आखिरकार उस दरिंदे ने भैया का खून करके ड्रॉर से सारे हीरे और डॉलर सब कुछ हथिया लिया। इस जवाब को सुनकर अमित जी थोड़ा हंसने लगे और कहा, प्रदीप जी को लेकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। केस चल रहा है, ये देखिए, ये तस्वीरें। भैया के पीछे वाले कमरे को पीछे छोड़ने के बाद आता है एक और खाली जगह, वहाँ भी कितने सारे फूल और पौधे और सारी दुर्लभ प्रजातियाँ। कभी कभी पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ होता था। भैया का पालतू कुत्ता वहाँ का पहरा देता था, डोबरमैन। क्या आप जानते हैं कि आपके भैया क्या कहते थे? कहते थे, इंसान धोखेबाज हो सकता है पर कुत्ते कभी नहीं। जी बिल्कुल, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की। सिर्फ मैं, वो खूनी प्रदीप और केयरटेकर पांडे को वो कुछ नहीं कहता था। पर अमित जी, मुझे वो कुत्ता कभी भी पसंद नहीं था। हमेशा मुझसे चिपकता रहता था और उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आती थी, और कहीं अगर काट दे तो फिर 14 इंजेक्शन पक्का। भानु प्रताप ने कहा। हंसने लगे अमित जी और कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको किसी ने चाकू घुसा दिया हो, इंजेक्शन नहीं। खैर छोड़िए उन बातों को। इतनी अच्छी जगह होते हुए भी ऐसी थर्ड क्लास जगह पर आप लोगों ने घर बनाया, पर क्यों? मैं वैसा नहीं चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ नहीं रहता था। पर भैया का अजीब शौक था। थोड़ा आगे जाने पर एक बड़ा सा मंदिर था, रोज़ ही वहाँ जाते थे। बहुत ही धार्मिक थे वो, पर रहते थे कंजूसों की तरह। सब पैसा उस आश्रम को दान कर देते थे। भानु प्रताप ने कहा। लैपटॉप में उन तस्वीरों को देखते हुए अमित जी का भी दिल पिघलने लगा। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, और आखिर में उन्हीं का खून हो गया। मैंने बहुत बार भैया को कहा था कि वो इलाका सही नहीं है, वहाँ चोर गुंडे रहते थे। उससे अच्छा उस जगह को बेच दिया जाए। सारे प्रोमोटर्स अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हुए हैं। उस जगह को छोड़ने पर वहाँ मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, एटीएम काउंटर, ये सब बनेगा। करोड़ों का ऑफर था। और उन्होंने क्या कहा पता है मुझे? कहा था, गीता नहीं पढ़ा तुमने? लालच बुरी बला है। लालच करने से हम भगवान के रास्ते से भटक जाते हैं। पर प्रदीप जोशी भैया के पीठ पीछे ऐसा छुरा घोंपेगा, ये मुझे नहीं पता था। थोड़ा रोने लगे भानु प्रताप। उसके बाद फिर से कहने लगे, यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। वृद्धाश्रम और डेंटल क्लिनिक का ब्लूप्रिंट बनाया गया था भैया के पैसों से। कमल हीरे भैया के पास भी थे, शेर के पंजों की तरह थोड़ा सा मुड़ा हुआ उस चाकू के हैंडल पर। मैं जानता हूँ भानु प्रताप जी। हल्की सी मुस्कान देकर अपना ब्रीफकेस खोलकर एक चाकू उन्होंने टेबल पर रख दिया। उस चाकू को देखकर भानु प्रताप चौंक उठे। तो आज की अब तक की ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अनोखी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा भाग लेकर।